नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक नया एपिसोड और हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। बिहार और देश की खबरों और खबरों के तासीर पर बेहद बारीक और बेहद स्पष्ट नज़र और समझ रखने वाले हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक आउटसाइड पैनलिस्ट फिलहाल दिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, गणेश मीना। बिहार में कांग्रेस की चाल, अध्यक्ष दलित, ओबीसी तेजस्वी के नेतृत्व पे संदेह और सवर्ण कन्हैया की लॉन्चिंग, ब्रांडेड लॉन्चिंग, इस पर बात करेंगे। हुआ ये हेमंत जी कि ये चीजें जो हो रही हैं वो हम सब देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं। कहीं कहीं ऑब्जर्वर हैं, कहीं कहीं तलछट से पार्टिसिपेंट हैं। उसमें एक दृश्य मुझे दिखा, ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं और देश के लोगों को दिखा रहा हूं। ये हैं अमर आजाद। अमर आजाद बेहद जहीन युवा हैं। इनकी पकड़ है अंबेडकरवादी संगठनों पे, अंबेडकरवादी छात्रों पे, विद्यार्थियों पे, और जो है ये बेहद सक्रिय रहते हैं दलित मुद्दों पे, बहुजन मुद्दों पे। देश भर में पूरे बिहार में किसी भी इस तरह के मुद्दों पे आप इनकी उपस्थिति देख सकते हैं। और एक दूसरी तस्वीर और देख लीजिए उसके बाद। बिहार विधानसभा गठबंधन में लड़ेंगे सीएम, कौन बनेगा ये बाद में तय करेंगे सचिन पायलट। कल सचिन पायलट आए हुए थे, कन्हैया कुमार की पदयात्रा का समापन था और नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के समापन पे नीतीश कुमार जी को ज्ञापन देने का प्रसंग था और उसके घेराव था। और वो जो दृश्य पैदा होता है जंतर मंतर वाला, जेएनयू के गंगा ढाबा वाला, उस तरह का एक दृश्य पटना में लोगों ने देखा और जबरदस्त लॉन्चिंग कहेंगे, क्योंकि पूरी यात्रा में राहुल जी ने इसको इंपॉर्टेंस खूब दिया और पूरा दिल्ली का एक जो खास करके जयराम रमेश जी का जो टीम नेटवर्क है, उसने इस यात्रा को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। तो कल उसका समापन था। मैं इसलिए अमर आजाद की तस्वीर लेकर आया कि हम सब चाहते रहे हैं कि अमर आजाद जैसे युवा कांग्रेस से जुड़े, पर्टिकुलरली अमर आजाद भी जुड़े। लेकिन सवाल हम अगले आधे घंटे में समझेंगे कि क्या पालकी देने के लिए ये अमर आजाद, एक तरफ अमर आजाद होंगे और दलित समाज के और दलित मुद्दों पे बेहद सक्रिय अंबेडकरवादी, सारे बिहार में सारे दलित चेहरे या सारे दलित नेता अंबेडकरवादी नहीं होते, अमर अंबेडकरवादी भी हैं। और दूसरी ओर अध्यक्ष भी कांग्रेस के राजेश राम जी हैं, जो अंबेडकरवादी उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में अमर आजाद हैं, सक्रिय भी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल वहां हो रहा है। ये अंबेडकर छात्रावास जाते हैं, लोगों ने कन्हैया कुमार को नजदीक से देखा है, जय भीम लाल सलाम के नारे लगाते हुए देखा है। और फर्स्ट अकाउंट जो कहता है वो ये कहता है कि इनका कई मसलों पे कास्टिस्ट स्टैंड रहता है, कास्टिस्ट इंटरवेंशन होता है। और यही हाल पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी हुआ था, जब एनएसयूआई के कैंडिडेट को लेकर कन्हैया कुमार की नाराजगी थी। वो किसी सवर्ण चेहरे को चाहते थे, वहां कोई और एनएसयूआई का कैंडिडेट हुआ, चुनाव प्रचार करने नहीं आए, अध्यक्ष पद हार गया एनएसयूआई, महासचिव भी निर्दलीय जीत कर आए। तो आप एक तरफ बात राहुल जी कर रहे हैं दलितों की, ओबीसी की, सामाजिक न्याय और संविधान बचाओ के कार्यक्रम कर रहे हैं, दलित, ओबीसी और अति पिछड़ा एक्टिविस्टों से संवाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हर कोई देख रहा है कि किस प्रकार बिहार की राजनीति में जब युवाओं के चेहरे अलग अलग पार्टियों से सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस एक सवर्ण युवा भूमिहार जाति से आने वाले कन्हैया कुमार को पूरे बल दे करके आगे बढ़ा रही है। हेमंत जी, इससे और समझेंगे कि क्यों नहीं अमर आजाद तो अभी तुरंत गए हैं कांग्रेस में। अमर आजाद तो अमर आजाद हैं, तमाम विधायकों को भी हमने देखा और दूसरे लोग, जब शीर्ष नेतृत्व बल देगा तो होता है। ऐसे में तमाम लोग एक उसको चेहरा मान लेते हैं, उसको नेतृत्व मान लेते हैं।
तो कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल जी क्या कर रहे हैं? बात ओबीसी एससी एसटी की, और नेतृत्व जो कांग्रेस में उभारने की कोशिश हो रही है, जिसमें शकील अहमद खान भी लगे हुए हैं, जेएनयू के की फैटर्निटी काम कर रही है, वो है कन्हैया कुमार। क्या ये चलेगा? इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसका फायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा, और जो एक ओबीसी बहुजन सत्ता है लालू जी के समय से, और उसी की परंपरा में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको डिस्क्रेडिट करने की लगातार कोशिश है। छोटे नेताओं का बोलना चल तो था ही, प्रभारी लगातार बोल रहे थे, दूसरे और लोग बोल रहे थे, लेकिन कल सचिन पायलट का बयान, और तीसरी बात, बार बार पप्पू यादव को बिना कोई भूमिका दिए हुए पप्पू यादव से एक तरह से डराया जा रहा है। आरजेडी को भूमिका नहीं दी जा रही है, भूमिका कन्हैया कुमार की, लॉन्चिंग कन्हैया कुमार की, और एक चेहरा पप्पू यादव का बार बार पुश किया जाता है, चमकाया जाता है, क्योंकि जब अहमदाबाद उनको बुलाया गया तो उन्हें कोई न मंच दिया गया, उनकी कोई भूमिका नहीं थी अहमदाबाद जाने में, तो वो क्या था, इन सब पर बात करेंगे। हेमंत जी, हमने जो अभी बात कही, जो चित्र खींचा, सबसे पहले इस चित्र पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी, फिर आगे बढ़ेंगे। हेमंत सर। देखिए, जो कांग्रेस जो अभी कर रही है, यह काम तो उसको 5 साल पहले करना चाहिए था। अगर कांग्रेस को अपने दम पर अपना चेहरा सामने रख करके बिहार में चुनाव लड़ना था, तो ये काम 5 साल पहले से, जब 2020 का चुनाव ये लोग हार गए थे, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफ़ी कम था, तो कांग्रेस उस समय से प्रयास करती अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपना एक चेहरा सामने लाने के लिए, लेकिन वो सब नहीं हुआ। अब जब चुनाव 6-7 महीने बच गए हुए हैं, तब ये कोशिश हो रही है कि पार्टी भी मजबूत हो, पार्टी का बदला हुआ चेहरा भी दिखाया जाए, और एक व्यक्ति को स्थापित भी किया जाए। अब सवाल उठता है कि इस समय करने की ज़रूरत क्या है? इस समय अगर आप चाहते हैं, अगर महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक के जो पार्टनर हैं, कांग्रेस उसमें बड़ी पार्टनर है, ये अगर चाहते हैं कि आपको बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, तो अभी एक तो महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की एकजुटता बिहार में दिखाने की ज़रूरत है, जो लोकसभा चुनाव के बाद कमज़ोर हुई है, क्योंकि अलग अलग जो पार्टनर हैं वो अलग अलग दिशा में काम करने लगे, और खास करके दिल्ली में तो लड़ ही गए आपस में। तो दिल्ली का भी उदाहरण है, और ये सब भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो बिहार में ये लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश बहुत अधिक उनको राजनीतिक फायदा दिला दे, ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो पूरा प्रयास है उसमें पार्टी मजबूत हो, वो उतना ध्वनित नहीं हो रहा है, बल्कि कोई व्यक्ति मजबूत हो जाए। अब उसमें कन्हैया कुमार उसमें सबसे आगे हैं, तो ये ज़्यादा उनके इसका विषय है, उनके एजेंडे पर है, उनका मुख्य विषय ये हो गया हुआ है। दूसरी बात कि अगर कांग्रेस को बिहार में मजबूत होना है, तो उसके लिए ज़मीन पर भी तो काम होना चाहिए। जैसे कि अभी जो आपने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का उदाहरण दिया, तो छात्र संघ के चुनाव में ये मुद्दे लेकर के क्यों नहीं एनएसयूआई के लोग गए? कन्हैया कुमार तो उसके प्रभारी हैं। कन्हैया कुमार वहाँ जो कैंडिडेट था उसका प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गए? जो एजेंडा लेकर के नौकरी दो प्लान को, ये जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर तो विश्वविद्यालय कैंपस में ही बात हो सकती थी, उसमें विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं का भी समावेश हो सकता था। तो आपने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया। लगातार आपकी पदयात्रा चलती रही, उस पदयात्रा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। तो अभी जो पूरा परिदृश्य सामने है, उसमें ये है कि पूरी कांग्रेस बिहार में कन्हैया को समानांतर रूप से खड़ा करना चाहती है। तो समानांतर रूप से खड़ा करके अभी जो स्थितियां बनाई जा रही है, उसमें क्या, अभी जो सचिन पायलट का जो बयान है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, तो ये बिहार में आखिरकार क्या लग रहा है आपको? अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो आपके भीतर कुछ हिसाब किताब तो होगा
कि आप चाहते क्या हैं, क्यों नहीं खुल कर के बात करते हैं, क्योंकि सब जगह इस तरह की बातें इस फार्मूले पर काम नहीं हो सकता है। बिहार में मुझको लगता है कि आपको एक पिछड़ा लीडरशिप को सामने रखना पड़ेगा, और और उसके आधार पर ही आपके एजेंडे पर यहाँ गोलबंदी हो सकती है। तो निश्चित रूप से उसमें जो पार्टियां हैं उनको इस दिशा में काम करना होगा कि आपको यहाँ बिहार में निर्विवाद रूप से एक चेहरे को सामने लेकर के रखना पड़ेगा, और वो चेहरा है तेजस्वी यादव का। ये अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं बीजेपी से सचमुच तब, अन्यथा आपको ये लगता है कि ये हमारे लिए अवसर है, हम एक अपना चेहरा खड़ा कर लें, हम अपने आप को मजबूत कर लें, तो चेहरा तो खड़ा हो जाएगा, मीडिया परसेप्शन बन जाएगा, फोटो अपॉर्चुनिटी है, उसमें बहुत सारा मीडिया डिस्कशन है, लेकिन जमीन पर वो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब जमीन पर नहीं दिख रहा है तो क्या इसका कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होने जा रहा है पार्टी को? इस दूसरी बात यह है कि इस आपाधापी में मुझे जो लग रहा था, जो पूरा जो जिस तरह से ये कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी यात्रा हुई, जिस तरह से पटना में हुआ, जिस तरह से थाने में ये गाना इनका चल रहा था, और ये टेबल पीट रहे थे, टेबल पर ये तबला बजा रहे थे एक तरह से, तो ये सब कुछ जो हो रहा था वो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिहाज से तो चलता है कैंपस में। आप जेएनयू में इस तरह का देखेंगे, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हम लोग रहे हैं, हम लोग भी इस मोड में हम लोगों ने भी इस मोड में काम किया है, लेकिन ये कैंपस की राजनीति का हिस्सा है। तो कैंपस की राजनीति वाली छवि से आप अगर बाहर निकल करके चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप कुछ करें, जिसमें अभी आपको साबित करना है, आप दिल्ली में साबित नहीं कर पाए, आप बेगूसराय में साबित नहीं कर पाए जब आप कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे वहां पर, और अपनी पार्टी में भी साबित नहीं कर पाया उस समय जब कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी मोर्चे पे देखिए, सीपीआई के भी किसी मोर्चे पे नहीं सब का काम कर पाए कभी, तो और पार्टी में इसलिए नहीं कर पाए कि पार्टी पार्टी में कोई ठोस काम, कोई ठोस एजेंडा, कोई ठोस जिम्मेवारी लेकर के ये काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जो अंदर की बात है, ये चाहते थे कि हम हवाई काम करते रहे, इनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों में या उनकी जो राइटिस्ट पार्टियां हैं उनमें जो ऊपर का जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसकी भी जिम्मेवारी होती है, उसको भी एक क्षेत्र विशेष की जवाबदेही मिलती है। अब तो देखिए एक इकोसिस्टम आपको दिखाते हैं। ये अनिकेत सिंह है, हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं, और ये भाजपा के समर्थक हैं, हिंदुत्व के समर्थक हैं। इनका हनुमान जी भी देखिए वो शिवलिंग को उठाए हुए एकदम से आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं कब शिवलिंग को इन्होंने, हनुमान जी ने ऐसे स्थापित किया। हनुमान जी ने हालांकि रावण का तो एक है इस तरह का, लेकिन कोई होगा, मिथक होगा, और ये अक्सर आते हैं। लेकिन देखिए ये यहाँ क्या कह रहे हैं, हाँ मतलब आपके हिसाब से सवर्ण को अब चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। यानी ये है इकोसिस्टम। ये बीजेपी के हार्डकोर समर्थक हैं, लेकिन कन्हैया कुमार वाले सवाल पे या सवर्ण वाले सवाल पे इनको चोट पहुंचती है। तो इसी इकोसिस्टम से काम होता है। लेकिन खैर, अब 2-3 सवाल जो हमने शुरू में, आपको एक चीज और मैं आपकी बात में जोड़ देना चाहता हूं कि कल बिहार में 2 बड़ी राजनीतिक घटना हुई। एक कन्हैया कुमार की पदयात्रा का समापन और उस अवसर पर यहाँ प्रदर्शन, और दूसरे प्रशांत किशोर का बदलो बिहार रैली। अब उस दोनों को देखिए, प्रशांत किशोर की रैली जो विफल हुई है उसको लेकर के बीजेपी के लोगों में काफी ये है, मायूसी है, और कन्हैया कुमार आगे ग्रो कर रहे हैं, इसको लेकर के भी बीजेपी के लोगों में खुशी है। दोनों तरह की बात कैसे हो सकती है? बीजेपी के लोग कन्हैया कुमार को लेकर क्यों खुश हो रहे हैं, या बीजेपी के लोग प्रशांत किशोर की रैली की विफलता को लेकर क्यों दुखी हो रहे हैं? तो इससे साफ झलकता है जो चीजें हैं वो, कि कैसे कन्हैया कुमार एक चेहरा बनकर के उभरे, और महागठबंधन के भीतर एक तरह का तनाव की स्थिति बने, वहां ये लगे कि ये 2 चेहरों की लड़ाई हो रही है, तो ये बीजेपी को सूट करता है, तो बीजेपी इसको लेकर के सोती है।
और ये जो सज्जन जो टिप्पणी कर रहे हैं, इनको कन्हैया कुमार से कोई लेना देना नहीं है, न इनको सवर्ण से लेना देना है, इनको लेना देना बीजेपी से है। इसलिए ये सवर्ण को कौन यहाँ चुनाव लड़ने से रोक रहा है? चुनाव तो सब लोग लड़ता है, लेकिन गिवन सिचुएशन में आप क्या करने जा रहे हैं, कौन आगे होगा, कौन पीछे की सीट पर बैठेगा, कौन लीड करेगा, कौन चेहरा होगा, ये तो तय होगा। इतनी हिम्मत बीजेपी भी नहीं कर पा रही है कि किसी सवर्ण चेहरे को इस तरह से आगे बढ़ाए, जिस तरह से कंप्लीट गाजे बाजे के साथ पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कन्हैया कुमार की एक बार फिर तीसरी बार इंडियन पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग की कोशिश हो रही है। इसको हम लोग एक इकोसिस्टम की तरह देखते हैं। लेकिन अब एक सवाल आपसे, पप्पू यादव को जो हम देख रहे हैं, क्या सच में उनको डराने के लिए रखा गया है? क्योंकि कोई जिम्मेवारी नहीं है उनको। वहां भी पता नहीं अहमदाबाद भी किस लिए बुला लिया गया, किन लोगों ने बुला लिया उनको, या वो अपने लिए आमंत्रण अरेंज करके चले गए। आप देख रहे हैं लगातार वो कांग्रेस का बैनर लगा के पीछे उस पे ये करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमको अभी तक कोई जिम्मेवारी भी नहीं मिली है। तो पप्पू यादव से डरा करके रखा जाना और अंत में पप्पू जी को फेंक देना इस्तेमाल करके, और कन्हैया की लॉन्चिंग करना तेजस्वी के बरक्स, कहीं ये रणनीति तो नहीं है? हेमंत जी, पप्पू यादव के साथ क्या हो रहा है? देखिए, पप्पू यादव के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि पप्पू यादव के साथ दिक्कत ये है कि वो कोई किसी सिस्टम में रह करके काम करना उनके लिए दिक्कत देने वाला होता है। वो अपना जो उनका सिस्टम है, वो सिस्टम में चलता है। उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई थी वो था, उसमें वन मैन शो ही था, वो सब जगह खुद मौजूद रहते थे। हाँ, उनकी सक्रियता काबिले गौर है कि वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। जो उनकी दैहिक स्थिति है, उसके बावजूद जितना सक्रिय रहते हैं वो बहुत लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो उनका जो अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और जिस तरह से करते और सोचते हैं, उसमें साफ साफ है कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। उनको उनको एक बिहार में अपने आप को एक चेहरा के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए आरजेडी में जो जो दिक्कत है कि आरजेडी में निश्चित रूप से आपको नंबर वन तो आप नहीं हो सकते वहाँ पर। जो आरजेडी की जो बुनावट है उसमें, तो वहाँ जो जिस पोजीशन में, क्योंकि ये आरजेडी में रहे हैं, उनके सांसद भी रहे हैं ये, तो ये और तो आखिरकार वहाँ न रह पाने की वजह क्या थी? वजह यही थी जो आपकी महत्वाकांक्षा है, और खास करके जो विरासत, उनको विरासत चाहिए था। लेकिन एक चीज हाँ, बताइए सर, क्योंकि ये है कि लेकिन आप, उसमें मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उनको विरासत चाहिए था, और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस में वो जा रहे थे और कांग्रेस में गए, और वहाँ ये उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला, तो नतीजा क्या हुआ कि फिर वो एक ऐसा पोजीशन उनके सामने खड़ा हो गया कि वो अब बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को जिस तरह से कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, जो जो दिख रहा है साफ साफ, उससे साफ लगता है कि उनको एक ऐसे फिगर के रूप में सामने रखना है जिससे लगे कि देखिए हमारे पास भी एक यादव चेहरा है, जिसको पूरे बिहार में लोग जानते हैं, जिसकी पूरे बिहार में रिच है अपनी। वो उसका चुनावी इलेक्टोरल फायदा उनको नहीं होता है, ये अलग बात है, लेकिन सब जगह वो पहुंचते हैं, सब जगह जी उनकी अपनी रिच है। जी। हाँ, अब ये सवाल मेरा ये है कि एक तरफ अब थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर और सेटअप के हिसाब से भी बताइए कि पहले से तो ऑलरेडी जो सेटअप है वो सबको जगजाहिर है कांग्रेस का। लेकिन वहाँ राहुल जी के प्रयास से जिलाध्यक्षों की सूची में अब बड़े पैमाने पे पहले की तुलना में बेहतर ओबीसी आए हैं, दलित आए हैं, एकक संख्या सबकी बढ़ गई है, एक यादव की संख्या बढ़ गई, पहली बार दो ये कोयरी कुर्मी मिलाकर 3 हैं, और दलितों में भी एक संख्या बढ़ गई। तो ये सब हुआ है, 3 अति पिछड़ा लाए गए हैं। तो यदि वो होता है, अमर आजाद जैसे युवक आते हैं, तो कितनी देर तक कन्हैया कुमार को पालकी दे पाएंगे? यानी जो कांग्रेस का सेटअप है उसके भीतर एक तरफ इंक्लूजन की पॉलिसी और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जैसे सवर्ण चेहरे को लॉन्च करने की कोशिश, इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे, क्या आपको लगता है साध पाएगी कांग्रेस? क्या इससे कन्हैया को दिक्कतें नहीं आने वाली? कितनी देर तक अमर आजाद पालकी दे पाएंगे? देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि
जो कन्हैया की जो जी, अमर जो आजाद की अपनी जड़ है, अपनी जमीन है जी। बिल्कुल। तो कन्हैया कन्हैया के साथ दिक्कत ये है कि जो मैंने कल कहा भी था, और जो उससे आप एग्री करेंगे कि जो अभी जो नए अध्यक्ष हैं राजेश राम और कन्हैया कुमार, तो कन्हैया कुमार अपने आप को उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि वो अपने आप को बिहार का राहुल गांधी समझते हैं। तो बिहार का राहुल गांधी समझते हैं, तो उसमें तो उनका 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 जो, लेकिन राहुल गांधी की तरह एक्ट नहीं करते हैं। राहुल गांधी अब इंक्लूसिव साफ साफ दिखते हैं, उनके उनके बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज में, उनके पूरे बातचीत में सोशल जस्टिस जो है वो प्रमुखता से होता है, और उस पर बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं। लेकिन वो एक तरह से जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उसकी बात तो सर्वे सर्वा है, खड़गे साहब की बात। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उनको यहाँ कन्हैया कुमार में ये लगता है कि हम यहाँ एक ये सुपर हैं, और जो सबसे ऊपर है। तो इसका असर साफ साफ दिखता है वहाँ। राजेश राम जब साथ में होते हैं तो राजेश राम की क्या भूमिका होती है? उनकी भूमिका होती है जैसे कि कहीं आप कहीं किसी मंच का कोई संचालक हो, जिसको कुछ बात तो वो सबकी कर लेता है, लेकिन अपनी बात नहीं कह पाता है। तो राजेश राम के साथ भी यही दिक्कत मैं देख रहा हूँ कि वो सबकी बात कर लेते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं करते हैं। सबका अभिवादन कर लेंगे, कुछ टुकड़ों टुकड़ों में इनकी उनकी बात कह देंगे, और उसके बाद माइक दूसरे को थमा देंगे। तो ये जो स्थिति है, तो इसमें अगर मैं जो कह रहा था कि आप अगर किसी दलित चेहरा को सामने लेकर के आए हैं, तो क्या वो सिर्फ सिंबॉलिक है, या उसको आप मजबूती के साथ सामने रखना चाहते हैं? अगर आप मजबूती के साथ सामने रखना चाहते हैं, तो उसमें एक कलेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए, जो उसको लेकर के उसके इर्द गिर्द एक घेरा बनाए और उनको प्रमोट करे, उनके साथ बिल्कुल। मजबूती से दिखे। तो वहाँ वहाँ ये कैसे होगा? आपको बाकी लोगों को टोन डाउन होना पड़ेगा। अगर बहुत एग्रेसिव रहेंगे तो पता चलेगा कि वो उसमें दब जाएंगे। अब रही बात जो कि अमर आज़ाद वाली बात आप कह रहे हैं, अमर आज़ाद के साथ वो अम्बेडकर छात्रावास में गए, वहाँ उन्होंने वहाँ बातचीत की, फिर वहाँ से उनकी रैली में लोग आए भी। तो सवाल उठता है कि ठीक है, आप जाएं जहाँ जाना है, जिनको बुलाना है, जिनके बीच में बात करनी है, अच्छी बात है, आप करें बात। लेकिन यह पूरा क्या आपके राजनीतिक व्यवहार का ये अनिवार्य हिस्सा है, या ऐसे बिल्कुल। टोकेनिज्म है? ये अमर अनिवार्य हिस्सा आजाद तो नहीं एक एग्जाम्पल है। है। हमारा तो सवाल ये है सर, कि क्या एससी एसटी ओबीसी का नेतृत्व यदि लाया जाता है अंदर, या कार्यकर्ता लाए जाते हैं, तो क्या कन्हैया कुमार को सर आंखों पे बैठा के चल पाएंगे? उसके लिए भी तो एक सवर्ण सेटअप चाहिए। क्या लगता है आपको? या जैसे अमर, अमर की तो मजबूरी है, वो तुरंत तुरंत गए हैं कांग्रेस में, तो अब जब पूरा शीर्षी नेतृत्व कन्हैया को लाना चाहता है तो वो विद्रोह नहीं कर सकते। लेकिन क्या सारा का सारा नृत्य जो उनका ये है, जो वो बिल्डअप कर रहे हैं जिलाध्यक्षों, क्या इस तरह का कोई सवर्ण नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बिहार तैयार है? मेरा ये सवाल। देखिए, ये इस तरह की दिक्कतें कई जगह से रिपोर्टेड हैं। जैसे कि कल एक रिपोर्ट आई कि छपरा में जो जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, उसको लेकर के काफ़ी वहाँ इंटरनल काफ़ी रिफ्ट है, और काफ़ी घमासान मचा हुआ है। तो लेकिन इन सब चीज़ों को एड्रेस पार्टी नहीं कर रही है। कई जगह पर शिकायत आई कि जिनको बदल देना चाहिए था वो बचे हुए हैं। तो एक तो ये इनकी अपनी दिक्कत है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो फेरबदल कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ कॉस्मेटिक है, या वर्कआउट करके आपने किया है? क्या पूरे स्कैनिंग हुई है, कौन कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो एक तो ये बिल्कुल। दिक्कत वहाँ उस लेवल पर है। तो वह दिक्कत यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो आप ऊपर के लीडरशिप में जो है, वहाँ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कन्हैया को लेकर के जो इस तरह का ये है, पार्टी के भीतर जो एक हाइप बनाया जा रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आप फिर बिहार की जमीनी हकीकत से आप वाकिफ न होकर के, चाहे उससे नज़र चुराना चाहते हैं। आपको ये नहीं लगता है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आपको किस तरह की रणनीति पर काम करनी चाहिए? आप अगर इस समय इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि हमको एक पैरेलल चेहरा सामने रखना है, और उसके आधार पर हमको बार्गेनिंग करनी है, हमको पहले सीट से लेकर के उसके बाद सरकार में अगर सरकार बनती है,
तो सरकार में हम अपनी भूमिका को लेकर के, जी, मंत्रिमंडल को लेकर के, तो ये सारी, तो ये जो तौर तरीका है, मुझे लगता है कि ये वर्तमान बिहार की जो राजनीति है उसमें ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा है। अभी आपको बिहार में बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए आपको कमिटेड विपक्ष के रूप में काम करना पड़ेगा, जिसमें बिल्कुल, आप हो, आपके पार्टनर हो, बाकी सब लोग हो। लेकिन ये कमिटेड बिल्कुल। विपक्ष के रूप में काम नहीं हो पा रहा है। जी, अब एक आखिरी सवाल हमारा आपसे रहेगा, हालाँकि 1-2 टिप्पणियाँ जो आ रही हैं, वो है कि कांग्रेस बदल रही है, आप लोगों को भी अपनी पुरानी सोच से ऊपर आना चाहिए। कांग्रेस बदल नहीं रही है, बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पे 50-52 के दशक में जा रही है, और जो कि जिसको कि बिहार ने रिजेक्ट कर दिया। 50-52 भी नहीं जा रही है, शकील सिंह तो बड़े नेता थे। वो यहाँ भी नहीं, मतलब 90 के दशक में जा रही है। राहुल गांधी कांग्रेस में बदलती हुई देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करते हुए सार्थक पहल कर रहे हैं, यही नहीं हो रहा है एल एस पटेल। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बदलती, एक तो गलत समय पे, और दूसरा कि धोखा देने की कोशिश हो रही है सवर्णों, बात संविधान सम्मेलन और दूसरी चीजें का राहुल जी ओबीसी और दलितों के बीच में कर रहे हैं, और बहुत तेजी से यहाँ पुश कर रहे हैं कन्हैया कुमार को, जिनका कोई कमिटमेंट कम से कम अम्बेडकराइट स्पेस पे नहीं देखा गया। लेकिन अब एक आखिरी सवाल है मन सर, क्या हासिल होने वाला है किसी भी सूरत में? आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव को डिस्क्रेडिट करना, उनके चेहरे पर ना लड़ने, जिस जिस क्वेश्चन को वामपंथियों ने क्वेश्चन बनने ही नहीं दिया, एकदम उनके सामने तेजस्वी यादव ही चेहरा है। जिस आरजेडी से वामपंथियों ने लंबी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस तो दोस्ती में चल के, जिसको कहते हैं राजद का खून पी करके, ऐसे अब कहें तो ये जीवित रही है कांग्रेस, वो कांग्रेस अब इनको कह रही है चेहरे के लेवल पे। और वामपंथी पार्टियां जो आरजेडी से लड़ती रही हैं, लालू जी के से लड़ती रही हैं, वो कह रही हैं कि तेजस्वी चेहरा होंगे। तो ये देखिए क्या हो रहा है, और इसमें क्या फायदा होने वाला है कांग्रेस को? सर। देखिए, कन्हैया कुमार की जो यात्रा 26 दिनों तक चली, उस यात्रा में कहीं भी दलित, ओबीसी का सवाल था ही नहीं। वो कभी उस यात्रा का मुद्दा बन ही नहीं सका। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी विफलता है इस यात्रा की। अगर वो मुद्दा बनेगा, तब जाकर के आपका नौकरी और पलायन का मुद्दा जो है, वो मुद्दा उसको एक तरह से एक दूसरे को मजबूत करेगा। लेकिन 26 दिनों की यात्रा में दलित, ओबीसी मुद्दा बन ही नहीं पाया। और वो बाद में भी दिखा, जो जब समापन हुआ उस दौर में भी दिखा, तो मुद्दा क्या रहा? मुद्दा सिर्फ कन्हैया रह गए, कन्हैया के बाउंसर रह गए, कन्हैया की मंदिर में ठहरने और फिर मंदिर को धोने का मुद्दा रह गया। तो ये जो है, इससे मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस पूरी स्थिति में मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो राहुल गांधी का एजेंडा है, उस एजेंडे के हिसाब से तो आप जो कुछ यहाँ कर रहे हैं, वो तो उसको उस एजेंडे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी आपको लगता है कि जैसे कि तेजस्वी यादव से हमको होड़ लेनी है। आपने सही कहा कि जो लेफ्ट है की तो लंबी लड़ाई की परंपरा रही है। लालू यादव और राबड़ी देवी के रिजीम में लगातार ये लड़ते रहे हैं, और कांग्रेस तो उस समय से सहयोगी रही है। तो ये जो पूरी जो आप अतीत इनका देखेंगे, उसमें कांग्रेस को एक तरह से जीवन मिला आरजेडी के साथ रहने से। और आखिरकार सवाल तो ये भी है संजीव जी कि कांग्रेस का जो पराभव हुआ, खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों में, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि उन इलाकों में जो मध्यवर्ती जातियां, जो पिछड़े, ये जो दलित जातियां, ये और आदिवासी, इन इन जातियों का जो उभार हुआ, उस उभार ने एक राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी का भी बहुत बड़ा एजेंडा था उसका। उसने, जब कांग्रेस में उसके लिए जगह नहीं थी, तो ये जो उभार था उसने एक स्वरूप लिया, और उसमें अलग अलग राज्यों में वो पार्टियां गठित हुई, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की, बिहार में आरजेडी। जी, तो ये अगर आप अपने पराभव के कारणों को अगर नहीं समझेंगे, तो आप उससे आंख चुरा करके फिर चाहते हैं, ये आपको ये भ्रम हो गया हुआ है कि कन्हैया कुमार
को सामने रखने से सवर्ण बिरादरी इतनी मोहित हो जाएगी हमारे ऊपर कि वो बीजेपी को छोड़ करके हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये इस ख्याल में तो पार्टी नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि उनको लग रहा है कन्हैया को आगे करके हम बीजेपी ये आरजेडी का बाह मरोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर सकते हैं, ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो ये इस फिराक में रहने से राजनीतिक नुकसान मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई फायदा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जी, अभी आक्रामक होकर के काम करने की जरूरत थी वो साफ साफ नहीं दिख रहा है। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी। ये जो हम लोगों को दिख रहा है वो आपके सामने हम लोग रखते हैं और थोड़ा सुनना चाहिए। कांग्रेस और कांग्रेस के इर्द-गिर्द के इकोसिस्टम को भी जानना, समझना चाहिए कि चूक कहाँ पर हो रही है। आप हेमंत जी हमारे साथ थे और हमारे जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, बहुत सारे जो कांग्रेस को लेकर के चिंतित और सवाल भी टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत सारे जो है हम लोगों से सहमत होते हुए टिप्पणियां कर रहे हैं। आउटसाइड पैनलिस्ट तो धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर। एक दो दिन हो सकता है कि बाहर बाहर हम रहें तो कुछ रिकॉर्डेड चीजें भी चल सकती हैं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।